प्रभात सुखीजा, आप देख रहे हैं अब तक प्राइम न्यूज। आज मैं आपको हरियाणा की राजनीति के साथ साथ करनाल लोकसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को लेकर आज एक ऐसी जो यहाँ की सीट को लेकर जो मामला बिगड़ा है उसके बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि सबसे बड़ा मामला यहाँ इस वजह से बिगड़ गया कि यहाँ के ब्राह्मण समुदाय के लोग बड़ा अपने आप को ठगा सा महसूस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना था कि करनाल सीट जो है ब्राह्मण समाज की पिछले काफी लंबे अरसे से मानी जाती है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से पंजाबी नेता को ये टिकट दे दी गई और ये देने के बाद थोड़ा सा मामला बिगड़ा जरूर है। ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और इसका विरोध इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि उनका कुछ मानना था कि यहाँ से जो पूर्व सांसद रहे डॉक्टर अरविंद शर्मा, और क्योंकि अरविंद शर्मा ने पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी, उनका यही मानना था कि भाजपा हो सकता है यहाँ से डॉक्टर अरविंद शर्मा को टिकट देकर मैदान में उतारे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि हमारे पास जो सूचना थी कि भाजपा ने डॉक्टर अरविंद शर्मा को भाजपा की सदस्यता केवल मात्र इसलिए दी थी कि अरविंद शर्मा भाजपा ज्वाइन करेंगे, लेकिन बिना किसी शर्त के, और ऐसा ही हुआ क्योंकि भाजपा का देखिए संगठन है, संगठन के मामले जो होते हैं संगठन के आधार पर होते हैं और संगठन क्या फैसला देता है वो संगठन की जिम्मेदारी होती है और संगठन को देखना होता है कि किस नेता से कैसे काम लिया जाए, ये संगठन की जिम्मेदारी होती है। हम इसमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप ना करते हैं और ना ही करेंगे क्योंकि ये संगठन का मामला है। लेकिन मैं आपको करनाल लोकसभा क्षेत्र की राजनीति में जो एक हलचल पैदा हुई है और जो ये हलचल पैदा करने वाले हैं, आज एक ऐसे नेता हैं जिनको हमने आज खास तौर पर अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है और वो हैं दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा से आप लोग, मेरा मानना है कि पहले से परिचित होंगे क्योंकि दिनेश शर्मा का नाम आने से इस चुनाव में एक ऐसी हलचल पैदा हो चुकी है जिससे न केवल इनेलो में भूचाल आ गया और वहीं कांग्रेस में भी इसको लेकर हंगामा जरूर मचा हुआ है। ये हमारे सूत्रों का कहना है क्योंकि हम लोग इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि दिनेश शर्मा इससे पहले इनेलो के लिए काम कर रहे थे और उन्होंने देर रात को इनेलो को छोड़ दिया, इनेलो से अपना पल्ला झाड़ लिया और जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो किसी भी कीमत पर इनेलो के साथ नहीं जाएंगे और ब्राह्मण होने के नाते ब्राह्मणों के मान सम्मान को अपने साथ लेकर अपने ब्राह्मण होने के नाते ही उन्होंने करनाल लोकसभा से आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आने की ठान ली है। वहीं मैं इसमें जरूर आपको एक बात जरूर बताऊंगा कि उनके आजाद प्रत्याशी के रूप में आने से एक बात जरूर है, क्योंकि देखिए हम लोग काफी लंबे अरसे से करनाल से पत्रकारिता करते आ रहे हैं और हमने देखा भी है कि जब अरविंद शर्मा कांग्रेस की ओर से यहाँ से एमपी थे तो उस समय दिनेश शर्मा एक ऐसे थे कि जो डॉक्टर अरविंद शर्मा का कामकाज संभालते थे और हमें बताया गया था कि दिनेश शर्मा उनके रिश्ते में भाई लगते हैं और कहीं ना कहीं ये बात भी जरूर आ रही है कि दिनेश शर्मा के मैदान में आने से भी एकदम से जैसे दिनेश शर्मा मैदान में आए तो उनके आने से कहीं ना कहीं अरविंद शर्मा के खेमे में भी जरूर हलचल पैदा हुई होगी, लेकिन अभी तक हमारे पास इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि दिनेश शर्मा मैदान में तो आ गए हैं, लेकिन अरविंद शर्मा के खेमे में क्या हलचल पैदा हुई है। लेकिन हमने इस बारे में जब दिनेश शर्मा से बात की कि क्या वो अपने भाई के खिलाफ मैदान में उतरेंगे तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट तौर पर हमें कहा है कि वो अपने भाई के खिलाफ किसी भी कीमत पर मैदान में नहीं उतरेंगे क्योंकि उनके लिए अपने भाई सर्वप्रिय हैं और अपने भाई के लिए वो अपनी जान भी दे सकते हैं। लेकिन बात आती है ब्राह्मण समुदाय की और वो ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण समुदाय के लिए किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं कर सकता और ब्राह्मण समुदाय के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हूं और अगर मुझे आजाद उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा
का चुनाव लड़ना पड़ा, तो मैं इसके लिए तैयार हूं। आइए जानते हैं, दिनेश शर्मा आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं, उनसे जानते हैं कि उनका ब्राह्मण समाज के साथ साथ करनाल लोकसभा क्षेत्र को लेकर क्या सोच है और वो किस तरह से इस समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों के हितों की रक्षा कैसे करेंगे, उनकी क्या रूपरेखा है, किस तरह से चुनाव लड़ेंगे। आइए हम दिनेश शर्मा से ही पूछते हैं। और मैं जो हमारी औपचारिकता होती है कि हमारे स्टूडियो में जब भी कोई गणमान्य व्यक्ति आता है तो हम उनका स्टूडियो में अपने चैनल की ओर से उनका स्वागत करते हैं। मैं दिनेश जी आपका अपने स्वागत करता हूं अपने चैनल में, हमारे स्टूडियो में आने पर मैं आपका यहाँ स्वागत करता हूँ दिनेश जी। और हमें ये बड़ा पता लगा है कि आपने इनेलो को अलविदा कर दिया है। और रात को ही ये खबर फ्लैश हुई है। और सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि दिनेश जी आपने इनेलो को किस तरह से अलविदा किया और इसका कारण क्या था? मैं इनेलो में मैं 2014 में आया था और मेरा काम जनसेवा का है। पार्टी में मैं जितने दिन रहा जनसेवक के रूप में मैंने काम किया, एज ए कार्यकर्ता काम किया। और इसके साथ साथ लोगों के सुख दुख में जाना, लोगों की समस्याओं के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, चाहे वो सरकारी ना हो लेकिन प्राइवेट रोजगार के लिए लोगों के बीच में रहना, युवाओं से मेरा बड़ा जुड़ाव है इसमें। तो अब एक नया मैटर आया है अपने सामने। करनाल में बड़ी उथल पुथल है इस टाइम। ब्राह्मण समुदाय में एक रोष व्याप्त हो गया है, क्योंकि आपको तो पहले ही पता होगा, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं कि पूरे हरियाणा में केवल एक सीट जो है वो करनाल लोकसभा ही एक ऐसी है जो ब्राह्मण सीट है। और यह हक भी बनता है ब्राह्मणों का कि किसी ब्राह्मण कैंडिडेट को कोई भी पार्टी दे तो करनाल में एक ब्राह्मण सीट आनी भी चाहिए। अभी जो 2-3 दिन से जो उतार चढ़ाव, टिकट मिल रही है, कैंडिडेट्स जो आपने तैयार किए, ऊपर नीचे का काफी दिनों से चल रहा है परिवेश जो भी चल रहा है। इस बीच में एक टिकट ब्राह्मण की होनी थी और वो ब्राह्मण है डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, जो करनाल लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में जाने जा रहे थे। जब से वो शामिल हुए तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाई अरविंद शर्मा जी को ही टिकट मिलेगी और एक चेहरा मिल जाएगा करनाल लोकसभा। तो कई दिन की उठापटक के बाद एकदम से पानीपत के, मैं उनका नाम मेरे ध्यान में है, क्या नाम उनका आपको ज्यादा पता होगा उनका नाम? संजय भाटिया जी हैं और बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनको दे दी। मैं तो अभी फर्स्ट टाइम उनका नाम सुना है, पहले कभी नाम भी नहीं सुना मैंने संजय भाटिया जी का। बाकी पार्टी का अपना संगठन का क्या है क्या नहीं करते, लेकिन यहाँ का जो जुड़ाव है वो डॉक्टर साहब के फेवर में काफी दिनों से चल रहा था कि उनको टिकट मिलेगी और उनको चुनाव लड़ाएंगे। हालांकि वो मेरे रिश्ते में भाई हैं और अगर वो इस चुनाव में लड़ते पार्टी से तो फिर मैं शायद ही चुनाव लड़ता। लेकिन हालांकि मुझे भी इसका बड़ा दुख है कि ब्राह्मणों की एक आस थी, एक उम्मीद थी कि भाई एक सीट हमारी पूरे हरियाणा में आ जाएगी, लेकिन उसमें बिखराव हो गया, मतलब बिखराव सा आ गया। नए चेहरे पे टिकट दे दी। थोड़ा सा सरकार को भी या बीजेपी को भी ये सोचना चाहिए था कि सही सॉलिड व्यक्ति को और समाज सेवक को टिकट दे। मेरा और अरविंद जी का अपना एक विरोधाभास राजनीतिक रूप से है। मैं इनेलो में ज्वाइन कर गया था, वो अपना कांग्रेस में थे, तो वो अपने अपने घरेलू विचार हैं या राजनीतिक विचार हैं, जो भी आप कहें। लेकिन अभी जो समस्या बनी उसमें टिकट ना दी और उनको इग्नोर किया गया। तो ऐसी स्थिति में करनाल का ब्राह्मण जाए तो जाए कहाँ, किस व्यक्ति के साथ जाए, किस व्यक्ति के साथ ना जाए, कौन कैंडिडेट होगा, कौन ब्राह्मण नेता होगा, कौन लोगों के सुख दुख में शामिल होने वाला है, कौन लोगों के कामों को दिल खोल के कर सकता है, ये सब चीजें की बातें हुई। तो मेरे भी काफी ब्राह्मण साथी हैं, सब में बैठ के विचार विमर्श हुआ। तो वो उन्होंने मेरे को यही बोला कि शर्मा जी, डॉक्टर साहब को तो टिकट मिली नहीं, कम से कम आप ही तैयारी कर लो, आप ही इसमें प्रयास करो। एक आपने बड़ी सेवा की है, आप भी लोगों के सुख दुख में गए हैं। तो करीब मैं 450 से
400 450 के गांव के करीब मैं अपने टाइम में जब सांसद थे अरविंद शर्मा जी, तो मैं लोगों के सुख दुख में भी गया। उनका लोकसभा का जो भी कार्य होता था, चाहे वो ग्रांट बांटने का हो या लोगों तक उनकी समस्याएं पहुंचाने का हो या लोगों के सुख दुख में खड़े होने का हो, तो मैं रेगुलर गया हूं। मेरे लिए कोई नया रास्ता नहीं है कि मैं नहीं जानता हूं। मेरे को ये पता है कौन मेंबर है, कौन मेंबर पंचायत है, कौन एक सरपंच है, ठीक है, कौन पंचायत मेंबर है। इस तरह से सब की जानकारी है मुझे, और हर रास्ते का मुझे ज्ञान है कि भाई जुमला में पिछोली से रास्ता कौन सा निकले, सारी जानकारी है। यहाँ कोई मैं एक दिन से रह नहीं रहा, मेरे को 20 से 25 साल हो गए हैं यहाँ रहते हुए, 25 साल के करीब मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो ये तो सब कहने वाली बात है। तो मेरे साथियों ने और ब्राह्मण के जितने भी संगठन है, सब ने कहा शर्मा जी डॉक्टर साहब को तो टिकट मिली नहीं, आप प्रयास करो, आ जाए लो। मैं आपके एक बात बीच में जरूर काटना चाहूंगा। दिनेश जी, मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि करनाल सीट ब्राह्मणों की है और भाजपा को ब्राह्मण कैंडिडेट उतारना चाहिए था, देखिए मैं आपको बताता हूँ, भाजपा ने ब्राह्मणों का मान सम्मान मेरे हिसाब से देखो पूरी तरह से सुरक्षित रखा है। उसका कारण बताता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सोनीपत से अपनी पार्टी के ही ब्राह्मण नेता को टिकट दिया है, जो पहले भी सांसद थे, उनको फिर दोबारा से सांसद मैदान में उतारा है। वो भी देखो ब्राह्मण नेता हैं। उसके अलावा राज्य सरकार में भी काफी ब्राह्मण हैं, उनको भी मान सम्मान दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे हिसाब से देखिए ब्राह्मण समाज की अनदेखी नहीं की है। लेकिन आपका आरोप है, मैं इसको किसी तरह से खंडित नहीं करता, और ना ही मैं आपके आरोप को भी उसके ऊपर कोई टिप्पा टिप्पणी करना चाहता हूँ। ये आपकी बात है, आप ब्राह्मण है और ब्राह्मण समाज आदरणीय रहा है और रहेगा, और मैं उनका सम्मान भी करता हूँ। देखिए विकास जी, ब्राह्मण समूह समाज का ये है जो 36 बिरादरी को लेकर चले, सबके साथ प्यार प्रेम से चले, हैं किसान मजदूर व्यापारी। और जैसे आपने कहा कि सोनीपत से जो ब्राह्मण को टिकट दी है, तो करनाल और पानीपत आज की सीट नहीं है ब्राह्मण की। पंडित चेंजीलाल जी के टाइम से लेकर अब तक ये सीट ब्राह्मण सीट के रूप में जानी जाती है। ये नहीं कि भाई आज करनाल सीट है, कल यहाँ का उठा के कह दो जी हमने नारनौल में दे दी जी, हमने जी महेंद्रगढ़ दे दी, या भिवानी में कहीं सीट दे दी ब्राह्मण को। तो ऐसे नहीं है। तो यहाँ की मेन सीट जो है तो ब्राह्मण सीट है, इनका हक बनता है। और एक ब्राह्मण ये जो सारी 36 बिरादरी का आज मान सम्मान करता है। मैं गर्व करता हूँ ब्राह्मण होने पे कि जो ब्राह्मण बिरादरी, मेरे को ये नहीं मतलब कि संजय भाटिया जी को मेरे प्यार है, मेरे भाई हैं, पंजाबियों से मेरा बहुत प्यार है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 36 बिरादरी काम किए, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के साथ काम किया तब भी, और उससे पहले तब मैंने काम किया तब भी, और आज भी मैं 36 बिरादरी को अपने गले से लगा के चलता हूँ और प्यार से चलता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। लेकिन आज ये जो ब्राह्मणों को एकदम से इग्नोर किया गया, दिल में लगने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि मैं इनेलो पार्टी के अंदर हूं और आज भाई के मान सम्मान और डॉक्टर अरविंद शर्मा प्रतिष्ठा के लिए नहीं, मैं वो नहीं कर रहा। पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। बात आती है प्रतिष्ठा की। आज भाई को जिस सम्मान के साथ बीजेपी में लिया गया, जिस प्रेम के साथ, उनको उनकी वैल्यू देखनी चाहिए। एक आदमी आजाद उम्मीदवार सोनीपत से, जाट बेल्ट है ना, मैं जाटों का सम्मान करता हूं कि जाट बेल्ट में से सोनीपत से इंडिपेंडेंट 96 में तो वो चुनाव जीत के आए, और यहां पे उन्होंने चुनाव लड़ा, रोहतक भी उन्होंने चुनाव लड़ा है। आज जनता उनको प्यार करती है, उनमें प्रेम है, तो उनमें सेवा भावना है। तो वो चीज और जगह नहीं देखने को मिलती है। यहाँ के लोगों में ये कहा गया, किसी व्यक्ति को कहोगे आप प्रसिद्ध, आज वो आजाद चुनाव भी लड़ लेंगे ना, तो भी उनको कोई हराने वाला नहीं है, चाहे लहर किसी की चल रही हो। ये जरूरी नहीं है कि मैं उनकी पार्टी में नहीं हूं, कि मैं बीजेपी में है या मैं नेलो में। एक भाईचारे और ब्राह्मण वाली बात में कह रहा हूं, जो पहले समाज और बिरादरी की बात है। देखिए दिनेश जी, मैंने अरविंद शर्मा जी की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, क्योंकि मैं अरविंद शर्मा जी को जानता हूँ, उनके कार्य को जानता हूँ, उनके प्रेम पार को भी जानता हूँ, उनका जो प्रेम प्यार है, जिस तरह से वो लोगों के साथ अटैच रहते हैं, दुख सुख में शामिल होते हैं। देखिए उनका देखो बहुत अच्छा व्यवहार है, उससे मैं भी प्रभावित हूँ, उसकी बात अलग है। लेकिन मैं एक बात आपसे पहले बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ। आपने बातों बातों में फिर कहा कि मैं इनेलो से हूँ। आप पहले ये पिक्चर क्यों नहीं क्लियर करते कि आप इनेलो से हो या नहीं हो? आपने रात को स्टेटमेंट दी कि मैंने इनेलो से पल्ला झाड़ दिया है, तो फिर आपको इनेलो का जो प्यार है वो आपने जाता क्यों? ये क्या चक्कर है? मेरा तात्पर्य ये नहीं है,
बात ये कहेंगे लोग, अगर मेरी बात को समझना चाहें तो समझेंगे कि भाई अरविंद शर्मा बीजेपी से हैं और दिनेश शर्मा जी इनेलो पार्टी से हैं, तो ये क्यों तरफदारी करें। यहाँ तरफदारी से अलग हटा के मैं लोगों का ध्यान ये ले जाना चाहता हूं कि आज ब्राह्मण समुदाय की प्रतिष्ठा की बात आएगी तो मेरे लिए सर्वप्रथम अपनी बिरादरी है, अपना समाज है, और भगवान परशुराम जी के हम छोटे बच्चे हैं, हम सम्मान करेंगे। ब्राह्मण समुदाय जहां कहेगा, जैसे कहेगा, वैसे उस अधिकार से जो यहाँ समाज कहेगा, करनाल का ब्राह्मण समाज, हम उसके अनुसार चलेंगे। बात प्रतिष्ठा की आ रही थी कि भाई ब्राह्मण नेता को टिकट मिलनी थी, लेकिन उसको इग्नोर किया गया, ये बात अच्छी नहीं हुई है। और ये आप ये देखना, इतना वो नहीं है कि यहाँ पे चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे बहुत आसान हो गया कि टिकट दे दी और कोई लहर चल रही है। लहर यहाँ पे आप ये ब्राह्मणों की लहर है। सबसे पहले ये तो क्लियर करो कि आप इनेलो से आपका रिश्ता खत्म है या नहीं है, ये पिक्चर तो क्लियर करो। देखिए, हमारे जो दर्शक इस समाचार देख रहे हैं, मैं इस करनाल में समाज सेवक पहले हूँ, मेरे लिए समाज सेवा सबसे प्रथम है। ठीक है। इंडियन नेशनल लोकदल में 2014 में शामिल हुआ। अब मुझे चुनाव लड़ना है, क्योंकि कभी भी अगर ब्राह्मण समाज ने मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संकेत दिया होगा, तभी मैंने पार्टी को छोड़ा है। जी, छोड़ दिया आपने। हाँ, पार्टी को छोड़ दिया, बिल्कुल। ठीक है, मैं एक बार अपने छोड़ दिया। और आपको ये बताऊं कि मेरे मन में चौधरी देवीलाल जी के लिए पूरा मान सम्मान है और वो जीवन भर रहेगा। और आप ये देखेंगे, कल मैं स्पेशल नहीं गया, सभा के अंदर नहीं गया, लेकिन मैं एकांत में चौधरी देवीलाल जी की मूर्ति के सामने गया, मैंने प्रणाम किया। मैं उनका आज भी सम्मान करूं और आगे भी करूं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज यहाँ जो संकेत मुझे मिल रहे हैं, जो मेरे ऊपर आशीर्वाद है, और ब्राह्मण समाज के कई संगठन मेरे साथ लगे हुए हैं, कह रहे शर्मा जी आपको चुनाव लड़ना चाहिए और ये प्रतिष्ठा है ब्राह्मणों की अस्तित्व की, और हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जैसे ब्राह्मण समाज आदेश देगा मैं इसके लिए तैयार हूं, मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं दिनेश जी अपने दर्शकों को एक बार ये जरूर क्लियर कर दूं कि दिनेश शर्मा जी ने बड़ा क्लियर कर दिया कि उन्होंने इनेलो से पल्ला झाड़ दिया है। हाँ दिनेश जी, जो मैंने आपसे प्रश्न किया, जी देखिए मेरे को मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए जी। आप मुझे किसी भी तरह से इधर से उधर नहीं भटका सकते। नहीं ठीक बात, मैं बिल्कुल साफ नहीं, आप एक सुलझे हुए पत्रकार हैं और एक दमदार पत्रकार है, और करनाल की पत्रकारिता में प्रमुख रूप से आपका नाम आता है और इसीलिए में नाम आता है, और ईमानदार और ऑनेस्ट पर्सन जो भी है आप हैं। मैं दिनेश जी देखिए, मैं उसको की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं दिनेश जी बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहता हूँ। और मेरे को निष्पक्षता से आप ये बताएं कि कैसे आप ब्राह्मण समाज जिस तरह से एकदम से पलटा मार रहा है, जैसे उसने कहा कि हम लोग बाहरी कैंडिडेट का विरोध करेंगे, यदि हमारे क्षेत्र का आ जाएगा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। एक क्वेश्चन था ये। उसके अलावा कि ब्राह्मण समुदाय के जो वोट हैं वो इस क्षेत्र में, करनाल लोकसभा क्षेत्र में 1,40,45,000 के करीब हैं, और जबकि पूरे क्षेत्र में अगर वोटों की गिनती गिनी जाए तो 15 से 16 लाख के करीब जाती है। तो मुझे आप बताओ, ये कैसे आप लोग कैसे सरवाइव करेंगे, कि कैसे एकदम से पूरे समाज को लेकर चलेंगे? देखिए विकास जी, आपसे मेरा जुड़ाव कम से कम 15 साल पुराना है। 15 साल से ज्यादा पुराना? ज्यादा होगा, 15 साल से भी ज्यादा ही पुराना होगा। मैंने कभी भी जो करनाल में जो सेवा की है ना, वो निस्वार्थ भावना से की है। सारे पत्रकार भी जानते हैं और करनाल की जनता भी जानती है, गांव के लोग भी जानते हैं। कभी मैंने पार्टीबाजी नहीं की है, कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया। अरविंद जी जब दिल्ली में होते थे तो मैं सारे कामों को संभालता था। 30 से 35 गाँव के अंदर शादी ब्याह में और सुख दुख में पर्दे का काम था कि मेरे को पर डे जाना ही होता था। ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पे ब्राह्मण समाज की लड़की की शादी है, कभी राजपूत समाज की है, कभी जाट समाज से भी शादी है, या कभी वाल्मीकि बैकवर्ड से भी सबके यहाँ। उसी प्रकार जितनी भी ग्रांट बटी उस टाइम पे, चाहे वो कब्रिस्तान में हो, चाहे वो किसी की चौपाल की हो, चाहे रिपेयरिंग का हो, चाहे मैं कहीं लड़की की शादी में कोई हेल्प करने के लिए जाना है, या कहीं मदद के लिए जाना है, या किसी बुजुर्ग के लिए जाना है कि भाई हाँ वाकई में उसको सहारे की जरूरत है, या वृद्धाश्रम की, या कहीं गुरुकुल की मदद है, तो हर जगह मैं गया हूँ प्रोग्राम में। तो मैं यहाँ के सारे चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। यहाँ की जनता सच में ईमानदार है, ऐसा नहीं है, ईमानदार है और बहुत प्यार भी करती है मुझसे। कारण क्यों? मैं गांव में रुक जाता था विकास जी। रात्रि को मेरा ना ऐसे डेरा होता था, घर नहीं आता था मैं। गांव में असंध गया तो असंध रुक गया, इंद्री गया, गांव में घूमे और रात को रुक गए, सुबह फिर तैयार हुए, चल दिए। तो मुझे तो ये लगा ही नहीं कि मैंने वाल्मीकि के घर पे भोजन किया, कि ये बैकवर्ड है।
मैं तो उसको प्रसाद समझता था। वो आपने ठीक है, आपने जो किया अच्छा किया, जो आपकी जिम्मेदारी थी आपने उसको बेखूबी नहीं पाया। हाँ, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे वोट के लिए ना कहने की जरूरत नहीं है। लोगों में मेरा भाईचारा प्यार इतना है, मैं मेहनत कर सकता हूँ, लोगों को मेरी मेहनत पे विश्वास है। मैंने आपसे ये भी प्रश्न किया है कि कांग्रेस यहाँ से कुलदीप शर्मा को उतारने की तैयारी में है, विनोद शर्मा भी उतर सकते हैं, अभी उनका क्लियर नहीं हो पा रहा कि वो कौन सी पार्टी से आएंगे। जेजेपी का नाम आया था यहाँ से नरेंद्र सागवान का, लेकिन वो क्लियर नहीं है। आईएनएलडी का भी क्लियर नहीं है कि कौन किसको उतारेगा। तो जैसे जिस तरह से ब्राह्मणों के नाम आ रहे हैं, ब्राह्मण लीडर्स के नाम आ रहे हैं, तो आप इनकी क्या आप मानते हैं कि ये कहां स्टैंड करेंगे? अगर मान लो कांग्रेस कुलदीप शर्मा को उतार देती है और इनेलो की तरफ से विनोद शर्मा आ जाते हैं और जेजेपी की तरफ से कोई और ब्राह्मण नेता आ जाते हैं, तो ऐसे में आप लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, अभी तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चाहे वो बाहर का कैंडिडेट हो या अम्बाला का हो, चाहे कुरुक्षेत्र का हो या सोनीपत का हो, जो जनता के दिलों पे राज करेगा ना, वोट वही पाएगा। जो मेहनत कर रखी है, लोगों की नजर है, करनाल की जनता पढ़ी लिखी है, उच्च शिक्षावान है, अच्छे लोग यहाँ रहते हैं, अधिकारी भी रहते हैं, अमीर भी रहते हैं, गरीब, और यहाँ के बच्चे भी और बड़े भी सब समझदार हैं, सब पढ़े लिखे हैं। उनको पता है कौन व्यक्ति काम करने वाला है, कौन काम करने वाला नहीं है। तो ये तो कहना बड़ा आसान और मुश्किल का सवाल ही नहीं उठता कि अम्बाला वाले कैंडिडेट आएंगे कि करनाल वाले आएंगे। ये जनता है। और मैं आपको एक सच्चाई और बता दूं कि एमपी तो अभी बक्से में बंद है, बक्सा है, संदूक है, उसमें बंद है, और वो अपनी एक तारीख पे खुलेगा तो लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी होगा। काम करने वाला और करनाल की जनता का सम्मान करने वाला और लोगों के बीच में सुख दुख में रात दिन रहने वाला यहां से मेंबर पार्लियामेंट बनेगा। ये बात आप लिख लीजिए। आज मैं दिनेश जी, एक प्रश्न और है, वो हमारे दर्शकों की, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे समाचार को देख रहे हैं, उनकी तरफ से जानना चाहता हूँ। आप आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर रहे हैं, तो आपकी प्राथमिकता क्या रहने वाली है? मेरी प्राथमिकता जी सबसे पहले रोजगार की है। अभी लोग बात करते हैं रोजगार की, तो सबको रोजगार नहीं दिला पाते। लोग कहते हैं भाई मैं सरकार में एमपी बनूंगा, एमएलए बनूंगा, तो ये रोजगार कर दूंगा, आपके लिए इतना बढ़िया रोजगार करा दें कहीं गवर्नमेंट जॉब। अगर हम सारे भाईचारे में जितने प्रोजेक्ट हैं, जितनी बाहर की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, आज यहाँ के करनाल के बच्चे, सच बता रहा हूँ आपको, करनाल के बच्चे गुड़गांव और नोएडा और बेंगलोर सिटी में जाके नौकरी कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम है नहीं। इस सिस्टम को लाने के लिए हमें प्रयास करना होगा, और वो प्रयास तो मैं, चाहे मुझे करनाल की जनता जिताए या हराए, मैं आपको सच कह देता हूँ एक बार, वो तो मेरा भाग्य और मेरा ईश्वर देख रहा है, और करनाल की जनता इसका फैसला करेगी। मैं फैसला करने वाला नहीं। मैं तन मन धन से कार्य करूंगा और इसके लिए मैं प्रयासरत भी रहूंगा। ये नहीं कि भाई सरकार में आ गए या नहीं आए, या जीते या नहीं जीते, मेरा प्रयास रहेगा। कुछ न कुछ कंपनियां यहाँ करनाल में, अगर मैं यहाँ से, मेरे को करनाल में मौका मिलता है, तो ये मैं चाहूंगा कि बाहर की जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो प्रोजेक्ट यहाँ लगे, तो उन प्रोजेक्ट में काम मिलेगा। हमारा करनाल के बच्चे, आप सच पूछो तो मैं उनको बस स्टैंड पे दौड़ते हुए देखता हूँ, सुविधाएं नहीं है। आज अगर करनाल की हमारी बहनों को, माताओं को दिल्ली जाना हो तो वोल्वो के लिए कभी हाईवे पे धक्के खाने पड़ते हैं, कभी किसी टैक्सी को करके ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, जाना पड़ता है। पता है, साधन होते हुए करनाल में बसें नहीं रुकती। सारे पंजाब की बसें, हिमाचल की, जम्मू की ऐसी बसें आंख बंद करके पुल के ऊपर से ले जाते हैं। आज हमारी माताएं बहनें नीचे खड़ी रहती हैं, उनको बसों की सुविधा नहीं मिलती पूरी तरह से। मुझे कुछ बातें ऐसी हैं जिन पे मुझे बहुत ध्यान देना है। यहाँ की माताएं बहनें जो बाहर पढ़ती हैं उन पे ध्यान देना है कि भाई उनको कितनी अच्छी सुविधाएं मिले, कॉलेज में जाते हैं तो टाइम टू टाइम उन्हें बस की सुविधा मिले, ठीक है, रोजगार की सुविधा मिले। बच्चे अगर 12वीं क्लास पास कर लेते हैं, घर में अगर 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, एक सहारा है, तो वो देखना मेरा काम होगा कि इस घर में नौकरी की जरूरत है। इसमें मेरी घर में मेरी माँ है, अकेली माँ रह जाती किसी घर में, किसी पिता है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा इस घर को नौकरी की आवश्यकता है, तो इसे नौकरी दिलवाने के लिए मैं प्रयास करूं। चाहे मैं गवर्नमेंट जॉब ना दिला पाऊं, मैं उसके लिए प्राइवेट करूं और एक अच्छी जॉब जिससे उसके घर का पूरा खर्चा चल सके।
कि जब बड़े प्रोजेक्ट यहाँ आएंगे तो बड़ी अच्छी सैलरी भी होगी। ऐसा नहीं कि सैलरी अच्छी नहीं होगी, बड़े प्रोजेक्ट आएंगे यहाँ तो अच्छी सैलरी भी होगी, यूनिट भी बनेगी। और जो बात कर रहे थे पहले कि एक एमपी बोल रहे थे भाई यहाँ एयरपोर्ट बनाएंगे, यहाँ पे रेलवे स्टेशन को ये जंक्शन बनाएंगे, ऐसा अगर मेरे से प्रयास होता होगा तो मैं चाहूंगा कि चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच में एयरपोर्ट बने, तो बड़ा एयरपोर्ट बने और उसकी टाइम टू टाइम फ्लाइट हो वो करनाल में बने, उसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा। दूसरा, जो जो ट्रेन यहाँ नहीं रुकती है, मेरा प्रयास रहेगा हर ट्रेन, चाहे वो 3 मिनट के लिए रुके, हर ट्रेन को रोकने का मेरा प्रयास रहेगा। हर ट्रेन को यहाँ रोकने के लिए मैं पूरा दिल से लगूंगा। और जहां मुझे करनाल के तेजस्वी बुद्धिमान लोगों की, निष्ठावान लोगों की और मेरे बुजुर्गों की आवश्यकता पड़ेगी तो उनसे बिना सलाह के कोई कार्य नहीं करूंगा मैं। दिनेश जी, आपको हमारी शुभकामनाएं हैं। आप आए मैदान में और चुनावी दंगल में कूदें और अपनी ताकत का लोहा मनवाएं, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच में, जो आपके बीच में भी आने वाले हैं, दिनेश शर्मा आजाद उम्मीदवार के तौर पर वोट की अपील करने के लिए आने वाले हैं, वोट मांगने के लिए। तो आज वो हमारे स्टूडियो में आए, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आप हमारे साथ बने रहें। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बहुत जरूरी अपील करता हूं कि लोकसभा के चुनाव में आप मतदान जरूर करें और जिन लोगों के वोट अभी बने नहीं हैं तो वो 12 मई तक अपना वोट बनवा लें। और वोट बनवाने के लिए वो अपने बूथ पर जाएं। यदि आप बूथ पर नहीं जा सकते तो आप ऑनलाइन अपना वोट बनवा सकते हैं। और यदि आपको तब भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो जिला प्रशासन की ओर से चुनाव तहसीलदार लगाए गए हैं, तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, आप बने रहें हमारे साथ। मैं हूं विकास सुखीजा, आप देख रहे हैं अब तक प्राइम न्यूज।